दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन दो तरह की होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उसी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है और इसको हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट केवल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर प्रोडक्ट रिवर्स होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी उसी कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी कंडीशन पर प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो हम उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, या कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन में एज अ प्रेसिपिटेट बाहर आ जाए। जैसे हम aqueous AgNO3 प्लस aqueous NaCl के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो इसके अंदर जो AgCl बनता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी सॉल्यूशन से अलग हो जाता है और NaNO3 अंदर डिसॉल्व रहता है। तो ये सॉल्यूशन से अलग हो गया तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। इसी तरह से ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट गैस हो और एक प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो और ओपन सिस्टम में हो रही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 बनता है और ये ओपन सिस्टम होने की वजह से CO2 बाहर एस्केप हो जाता है। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह से कोई भी फ्यूल का जो कंबंशन है, जैसे मेथेन का कंबंशन, ग्लूकोज का कंबंशन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, किसी भी फ्यूल का जो कंबंशन है, सारी कंबंशन रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। तो हम सम अप करें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट सॉल्यूशन में एज अ प्रेसिपिटेट बाहर हो जाए, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट गैस हो और ओपन सिस्टम में हो रही तो गैस बाहर निकल जाएगी, और सारा कंबंशन रिएक्शन, ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली क्लोज कंटेनर में होती है और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे होती है, जैसे S2 प्लस I2 जब क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो 2HA, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये गैस और ये गैस, तो ये होमोजेनियस रिएक्शन है। होमोजेनियस रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो। जैसे यहाँ पर इन सब की फिजिकल स्टेट गैस है। N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस gives 2NH3 गैस, तो यहाँ पर यह भी होमोजेनियस रिएक्शन है। इसी तरह से एसिटिक एसिड जो कि लिक्विड है और अल्कोहल C2H5OH जो भी लिक्विड है वो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है वैसे ये, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है एस्टर, ये एस्टर भी क्या है, लिक्विड है, और H2O भी लिक्विड है। तो ये सारी होमोजेनियस रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर अगर जो इक्विलिब्रियम सेट होगा उसको होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, इसको भी होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये सारी की सारी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में क्लासिफाई हो जाएगी। इसी तरह से जब क्लोज कंटेनर में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे ये देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2, और ये क्लोज कंटेनर में है। अगर ये क्लोज कंटेनर में है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ओपन सिस्टम में इरिवर्सिबल हो जाती है, और क्योंकि ओपन सिस्टम में CO2 एस्केप होकर चली जाएगी। अब इसमें क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस, तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन हो गई। और इसमें जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इनिशियली कोई भी, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या होगा, इसके अंदर हमने इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम लिया हुआ है,
क्योंकि इनिशियली तो क्या होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट मिनिमम होगा, या इनिशियली रिएक्टेंट तो मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट जीरो होगा। यहां पर ये प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, जीरो है। इनिशियली का मतलब होता है टाइम इक्वल्स टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब जैसे जैसे टाइम के साथ क्या होता जाएगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो टाइम, ये रिएक्टेंट कम हुआ, ये और कम हुआ और ये और कम हुआ, ठीक है। तो क्या होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, ओके पहले ये देख लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जा रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होती है। लेकिन हम यहाँ कंसंट्रेशन टर्म की जगह यूज करते हैं एक्टिव मास। बेसिकली एक्टिव मास क्या होता है पहले वो क्लियर कर दूं मैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्टिव मास इक्वल्स टू होता है मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इनटू डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम इसको देखें तो ये जो टर्म है मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो जो एक्टिव मास है बेटा, जो एक्टिव मास है वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, वो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यूनिट हो गई हमारी इसकी मोल्स पर लीटर, यूनिट हो गई हमारी इसकी मोल्स पर लीटर। तो एक्टिव मास की यूनिट मोल्स पर लीटर हो गई। अब कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर ये एक्टिव मास है और मोलर कंसंट्रेशन, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है। बिल्कुल, अगर हमने जो मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, मोलर कंसंट्रेशन, वो भी यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कुल मिला के ये हुआ कि एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन एक ही बात है? नहीं, एक ही बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिकली एक्टिव मास को हम इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, एक्टिव मास को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। जब अब व्हाट यू मीन बाय इफेक्टिव मोलर कंसंट्रेशन एंड मोलर कंसंट्रेशन, तो इसमें डिफरेंस मैं क्लियर कर रहा हूं कि क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का वो पार्ट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक्टिव मास में कंसीडर करते हैं। अब स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि सर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले का मतलब क्या है। तो मैं इसको आपको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो मेरी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो मेरी क्लास का कंसंट्रेशन 40 पर क्लास हुआ। अब इस 40 स्टूडेंट में से यानी मेरी क्लास की मोलरिटी कितनी हुई, 40 हुई, ठीक है। अब इन 40 मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और इन 40 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ऐसे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, उधर उधर ध्यान है, मोबाइल में देख रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं और अपनी किसी दूसरे ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए हैं, ठीक है। तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्लास में तो है, कंसंट्रेशन का तो पार्ट है, पर एक्टिवली पार्टिसिपेंट नहीं है। तो मेरा क्लास का जो एक्टिव मास हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट इनएक्टिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन। तो इसी तरह से भी किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट का कुछ पोर्शन ऐसा होता है वो किसी भी वजह से रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। हो सकता है उसके पास वो प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा हो, वो टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा हो, वो कैटलिस्ट नहीं पहुंच पा रहा हो, या उनमें वो प्रॉपर कोलिजन नहीं हो रही है। वो रीजन में नहीं जाना है, रीजन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रीजन होते हैं। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो मेरी क्लास की कंसंट्रेशन 40 स्टूडेंट पर क्लास यानी मोलरिटी 40 हो गई। और अब उसमें से केवल 30 स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करके पढ़ रहे हैं, 10 बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, तो 10 एक्टिव मास में कंसीडर नहीं होंगे, 30 होंगे। तो यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में इसीलिए है ना, एक्टिव मास को तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव मास को तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्टिव मास ही एक्टिविटी को बताता है और मोलरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जैसे एक्टिव मास मोलरिटी के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। एक्टिव मास ज्यादा हो सकता है मोलरिटी से, नहीं। एक्टिव मास कम हो सकता है मोलरिटी से, यस।
ये ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, यस। तो अब इसमें से क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन का एक्टिव मास उसके मोलरिटी के बराबर हो सकता है जो रिएक्टेंट की मोलरिटी ली है, यस। मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 ढंग से पढ़ रहे हैं, मतलब एक्टिव मास और मोलरिटी बराबर हो सकती है, ठीक है। एक्टिव मास ज्यादा हो और मोलरिटी कम हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मेरे क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 45 को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्या एक्टिव मास कम हो सकता है मोलरिटी से? हाँ, हो सकता है। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेंट 30 थे। इसका मतलब ये वाला भी सही है और ऑलमोस्ट इक्वल भी हो सकता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द इनकरेक्ट, तो आप लिखोगे सेकंड वाला कि एक्टिव मास ज्यादा नहीं हो सकता है, किससे? मोलरिटी से। अब यहां पर एक लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर एक इसके इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलबर्ग वागे ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। यानी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। और किसी भी रिएक्शन का जो बैकवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो बैकवर्ड रिएक्शन है, उसकी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रोडक्ट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब रिएक्टेंट कंटिन्यूअस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और प्रोडक्ट जिस स्पीड से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो तो हो गई बैकवर्ड रिएक्शन, और जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब इनिशियली हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो जो भी कंसंट्रेशन हमने लिया है इनिशियली, वो उस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। अब टाइम के साथ क्या होता जा रहा है? टाइम के साथ होता ये जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होता जा रहा है। ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास है। अब इसमें से रिएक्टेंट का कुछ एक्टिव मास रिएक्ट कर गया, रिएक्टेंट का अब स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो यहां तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये RF1 है, ये RF2 है, ये RF3 है, ये RF4 है। तो यहां पर रिएक्शन की स्पीड, या रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा है, या और कम हो गई, या और कम हो गई, यहां और कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड 1 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड 2 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड 3 है, रेट ऑफ फॉरवर्ड 4 है, तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होता जा रहा है। और जैसे ही यहां पर क्या हुआ, जैसे ही यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली तो क्या हो जाएगा? इनिशियली तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद जैसे ये मैं ये 0 टाइम कर देता हूं, या 1 कर देता हूं, ये 2 कर देता हूं, ये 3 कर देता हूं, यानी ये 0 टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, अभी रिएक्टेंट बनानी है, और इसको 1 कर दिया मैंने, इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया। तो RF0 मतलब इनिशियली, यानी इस समय। और इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये तो 0 होगी, लेकिन अब 0 से ये बढ़ने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होगी, लेकिन T टाइम पर, ठीक है, T टाइम पर ये हो गया T1 टाइम, ये हो गया T2 टाइम, ये T3 टाइम। तो यहां पर जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो RB1 है, यहां पर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB2 है या RB3 है, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होता जाएगा? टाइम के साथ रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होता जाएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जाएगी। और टाइम के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ता जाएगा, तो प्रोडक्ट की स्पीड बढ़ती, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा
जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी दोनों की स्पीड इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसमें टाइम, ये टाइम है और टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन और रेट के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, तो इनिशियली तो यहां पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास है, और इनिशियली ये 0 प्रोडक्ट का एक्टिव मास है। और फिर क्या होता जाएगा, फिर ये होता जाएगा कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होती जाएगी। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज हो रही है, और इधर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जा रही है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जा रही है। तो प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है, प्रोडक्ट का जो एक्टिव मास है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर क्या होता जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज। तो मैंने यहां लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, और यहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। और यहां पर आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहां इक्विलिब्रियम आ गया इस टाइम पर, और इक्विलिब्रियम टाइम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, आपको एक बात और क्लियर कर दूं मैं, यहां हम जो एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसका मतलब हो गया एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब हो गया एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, एक मिनट मैं इसको करेक्शन कर दूं, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड होगा, यानी इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड हुआ। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे N2 गैस, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। थ्राइस H2 गैस gives 2NH3 गैस। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान दो बेटा, इसके अंदर ये हो रहा है, इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल N2, इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल N2 3 मोल H2 से कंबाइन करके 2NH3 बना रही है, और फिर यहां 2NH3 डिसोसिएट होकर 1 मोल N2 और 3 मोल H2 बना रहे हैं। तो ध्यान दो, अब ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आएगी तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। 1 मोल, ये देख लो बेटा, ये 1 मोल N2, ध्यान से देखो, ये 1 मोल N2, ये 3 मोल H2, ये 1 मोल N2 और ये 3 मोल H2, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और 2 मोल NH3 बना रहे हैं। और ये जो 2 मोल NH3 बन गए, ये 2 मोल NH3 वापस डिसोसिएट होंगे बैकवर्ड रिएक्शन में, और 1 मोल N2 और 3 मोल H2 बना लेंगे। तो देखो, ये 1 मोल N2, ये 3 मोल H2, और इधर से ये 2 मोल NH3। अब 1 मोल N2 और 3 मोल H2 आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 मोल NH3 बनेगा, और ये 2 मोल NH3 डिसोसिएट होगा तो 1 मोल N2 और 3 मोल H2 बन गया। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी, ये रिएक्शन चलती रहेगी। अब देखो, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ तो ये 1 मोल N2 3 मोल H2 में कंबाइन करके, ये 1 मोल H2 और 3 मोल H2 आपस में कंबाइन करके 2 मोल NH3 बनाया। तो उसी समय ये 2 मोल NH3 1 मोल N2 और 3 मोल H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो देखो ये हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड, यानी यहां पर जैसे 2 मोल NH3, यहां पर जैसे 2 मोल NH3 डिसअपीयर हुआ, तो यहां पर देखो, यहां पर 2 मोल NH3 जैसे डिसअपीयर हुआ, ठीक है, तो 2 मोल NH3 बन गया, और यहां पर 2 मोल NH3 जैसे ही डिसअपीयर हुआ यहां से, तो वापस 2 मोल NH3 बन गया। तो ये चल रहा है। और इसी तरह से यहां पर 1 मोल N2 और 3 मोल H2 जैसे ही रिएक्ट करके गायब हुआ वैसे ही बन गया। यानी जिस स्पीड से N2 और NH3 कंबाइन कर रहे हैं, जिस स्पीड से N2 और H2, जिस स्पीड से N2 और H2 कंबाइन करके गायब हो रहे हैं, उसी स्पीड से N2 और H2 बन भी रहे हैं। यानी N2 और थ्राइस H2 जिस स्पीड से गायब हो रहे हैं उसी स्पीड से बन रहे हैं। NH3 जिस स्पीड से गायब हो रहा है उसी स्पीड से बन रहा है। ठीक है, यानी ये देख लो आप, इससे समझो, ये देखो बेटा, ये ऐसे करके देखो, हो रहा है ना आपसे भी, ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर जिस स्पीड से
या यूं बोलो कि जितना रिएक्टेंट गायब होगा उतना ही रिएक्टेंट बनेगा, और जिस स्पीड से या जितना रिएक्टेंट, सॉरी वापस सुनना, इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जितना रिएक्टेंट गायब हो रहा है उतना ही रिएक्टेंट बन रहा है। इसी तरह से जितना प्रोडक्ट गायब हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो गए, इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो गए। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई तो क्या होगा, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास फिक्स हो जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट जिस स्पीड से गायब हो रहा है उसी स्पीड से बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोडक्ट जिस स्पीड से बन रहा है उसी स्पीड से गायब हो रहा है। तो एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास कांस्टेंट हो जाता है, वो न बढ़ता है न घटता है, ठीक है। और अब क्या हो गया, इसी तरह से एक एग्जांपल और देखो, जैसे ये PCl5 वाला है, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में। अब ये PCl3 और Cl2 वापस कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PCl5 में। तो जिस स्पीड से PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा उसी स्पीड से Cl2 और PCl3 आपस में कंबाइन करके PCl3 में कन्वर्ट होंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड का मतलब समझ में आ गया। फर्स्ट वाली रिएक्शन में 1N2 3S2 कंबाइन करके 2NH3 बनाया, तो उसी समय 2NH3 1N2 और 3S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और इसी तरह से ये PCl5 जब डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 दे रहा है, यानी ये PCl5 देखो ये PCl5 गायब हुआ तो ये PCl5 जैसे ही गायब हुआ तो ये PCl3 और ये Cl2 बन गया, ये PCl3 ये Cl2। तो ये देखना, ये PCl5 का गायब होना और ये PCl3 और Cl2 का बनना। अब रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये PCl5, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो ये PCl5, ये PCl3 और Cl2 दोनों होंगे इक्विलिब्रियम पर, और अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट होगा, तो उसी समय ये PCl3 और Cl2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा PCl5 में। ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है तो ये चलेगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन चेंज होगा बैकवर्ड होगा, दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो उसी प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट का एक्टिव मास बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट का भी बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर कोई रिएक्शन जैसे 1 मोल N2 3 मोल S2 और 2NH3, अब ये रिएक्शन कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है तो धीरे धीरे हो रही है। आपने जैसे ही इसमें क्या लगा दिया, अब आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, अब जैसे कैटलिस्ट डाल दिया, ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में, ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में, और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने क्या देखा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड बहुत बढ़ गई, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि अगर हम कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो वैल्यू वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इजाफा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन में भी इजाफा हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब यहां पर किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, तो N2 गैस थ्राइस H2 गैस गिव्स 2NH3, जैसे ये रिएक्शन है तो यहां पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड, RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ H2। अब H2 कितने, 3 है, 3 बार लिखेंगे। अब 3 बार लिखने की जगह अपन क्या कर लेंगे, ये करके ये हटा दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 और H2 का पावर थ्राइस। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्टिव मास ऑफ N2, इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव मास ऑफ H2, ठीक है। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। अब इसी तरह से मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया तो KF लगा दूंगा। KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन N2 S2, तो ये हो गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरह से लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ, दिस इज एक्टिव मास ऑफ NH3, 2 हैं
तो स्क्वायर कर दिया, यानी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ये 2 है तो 2 इधर लगा दो, ये 3 है तो 3 इधर लगा दो, ये 1 है तो 1 इधर लगा दिया। ठीक है, अब ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू Kb NH3, Kb NH3 का स्क्वायर। Kb क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? Rf इक्वल्स टू Rb बन जाएगा। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? Rf इक्वल्स टू Rb बन जाएगा। ठीक है, Rb की वैल्यू क्या है? Rf की वैल्यू क्या है? Rf की वैल्यू Kf N2 S2 का होल क्यूब Kb NH3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Kf अपॉन Kb, और ये ऊपर आ जाएगा NH3 और नीचे आ जाएगा N2 H2 का होल क्यूब, ये आ गया। तो दो डिफरेंट कांस्टेंट का डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वापस नया कांस्टेंट आ जाता है, तो हम इसको बोलते हैं Kc। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ, Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम इसको Kc बोलेंगे, और Kc किसके बराबर आ जाएगा? NH3 का स्क्वायर N2 अपॉन H2 का होल क्यूब। तो इससे हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो Kc है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम Kc को क्या लिखेंगे? Kc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Kc इक्वल्स टू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ Am का मतलब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? Kc। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो भी अगर ये कोई रेशियो आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं Qc। Qc को बोलते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। ठीक है, तो Kc कब बोला जाएगा? Kc तब बोला जाए इस रेशियो, ये वाली वैल्यू Kc के बराबर तब होगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड आ जाए। लेकिन अगर रिएक्शन हो रहा है और भी इक्विलिब्रियम आना बाकी है, अभी इक्विलिब्रियम आने में टाइम है, ठीक है, तो उस समय भी तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का ये रेशियो कुछ तो आएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये मिस्टेक कर दी जल्दी में, ये तो हो जाएगा प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट, मिस्टेक कर दी बेटा, सॉरी। ठीक है, अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूं Kc क्या है? Kc है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इस रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं, Kc बोल रहे हैं। और अब एक टर्म और आ जाती है Qc क्या होती है? रिएक्शन क्वोशिएंट। Qc कब होता है? Qc तब होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है। जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट के बटन दबाते ही रिएक्शन होते ही एकदम इक्विलिब्रियम थोड़ी होता है, इक्विलिब्रियम आने में टाइम तो लगेगा ना। तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एक पर्टिकुलर T1 टाइम पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर T1 टाइम पर भी एक्टिव मास प्रोडक्ट का होगा और एक्टिव मास रिएक्टेंट का होगा, तो उस समय इस रेशियो को हम Qc बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब Qc की वैल्यू Kc के बराबर हो गई। जब Qc की वैल्यू Kc के बराबर होती है तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई। तो कोई भी रिएक्शन हो तो हम उसको इसी तरह से लिखेंगे। अब यहां पर हमको Kc के बारे में बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो N1A N2B gives M1C plus M2D। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिखूं तो वो आ जाएगा C की पावर M1 D की पावर M2 A की पावर N1 B की पावर N2, ये तो हो जाएगा Kc। अब ये एक्टिव मास है, और एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास तो होता है N/V। एक्टिव मास तो क्या होता है? ये एक्टिव मास का सिंबल होता है और ये होता है N/V। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं दूसरा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc तो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब दूसरा आ रहा है केपी। केपी क्या होता है? केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर के टर्म में हो रहा हो तो उसको हम केपी बोलते हैं। हम जानते हैं बेटा पी, अगर गैसियस इक्वेशन है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो मैं इसको P इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? N/V RT। N/V क्या हो गया? एक्टिव मास हो गया। N/V क्या हो गया? एक्टिव मास हो गया। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल्स टू एक्टिव मास इनटू RT। ठीक है, तो और मैं इसको अगर यहां एक्टिव मास को C से रिप्रेजेंट कर दूं तो यहां RT। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा? N/V। और N/V को क्या बोल रहा हूं मैं? एक्टिव मास, AM। या लिख देता हूं एक्टिव मास। ये हो गया एक्टिव मास। ठीक है, अब इसका मतलब गिवन टेम्परेचर पर ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब जब गिवन टेम्परेचर पे ये हो जाएगा कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब मैं है ना, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि तो जब जैसे ये सारे A B C D चारों गैसेस हैं और एक क्लोज कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो जब किसी क्लोज कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस होती है, जब किसी क्लोज कंटेनर में बेटा एक से ज्यादा गैसेस होती है तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर तो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ D। ठीक है, तो अब अगर ये रिएक्शन गैसियस है तो क्या हो जाएगा? अब हर गैस का पार्शियल प्रेशर फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया तो सपोज करो A का पार्शियल प्रेशर 0.5 है, इसका 0.4 है, इसका 0.3 है और इसका 0.2 है, तो यही रहने वाला है। 10 मिनट बाद भी देखोगे तो इसका पार्शियल प्रेशर 0.5 मिलेगा, इसका 0.4 मिलेगा, इसका 0.3 मिलेगा, इसका 0.2 मिलेगा। जस्ट ये जो वैल्यू बोल रहा हूं मैंने अज्यूम किया आपको समझाने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार जो पार्शियल प्रेशर एस्टेब्लिश हो गए इंडिविजुअल गैसेस के इक्विलिब्रियम पर, उसके बाद वो ही रहेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बार रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई, ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, सारे चेंज स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन से जो चेंज डेवलप हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन से जो चेंज क्रिएट हो रहा है, वो बैकवर्ड रिएक्शन से वो जो चेंज है वो वापस नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जैसे ये रिएक्शन है तो ये देख लो कितने मोल्स दिख रहे हैं? 6, 1 मोल into 3 मोल H2 gives 2 NH3। आपको 6 मोल दिख रहे हैं, आपको 6 ही दिखेंगे, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर यहां से 4 मोल गायब हुए तो उसी समय ये 2 मोल 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 मोल 4 मोल में कन्वर्ट हुए तो ये प्रोडक्ट के 2 मोल 4 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देखो ना, 6 है तो 6 ही दिखेंगे। तो इसलिए अगर आपसे कोई भी ये पूछ ले कि इक्विलिब्रियम पर कोई भी चेंज, एनी चेंज, ठीक है, क्या होगा? 0। कोई भी चेंज हमेशा इक्विलिब्रियम पे 0 होता है। रीजन क्या लिखोगे? रीजन ये लिखोगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन से जो चेंज डेवलप होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन से वो चेंज खत्म हो जाता है। यानी इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं जब रिएक्शन कोई भी चीज इक्विलिब्रियम पर है तो उसका डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा P इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G की वैल्यू 0, डेल्टा H की वैल्यू 0, डेल्टा U की वैल्यू 0, डेल्टा V की वैल्यू 0, डेल्टा P की वैल्यू 0, डेल्टा X पता नहीं क्या है लेकिन वो भी वैल्यू 0। अगर कोई सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कोई भी सेल है तो उसका ई सेल 0। तो इक्विलिब्रियम पर ये सब कुछ 0 हो जाता है, कोई भी चेंज नहीं होता है क्योंकि ई सेल भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कोई भी डिफरेंस 0 रहेगा, कोई भी चेंज 0 रहेगा। इसलिए एनी चेंज 0, आंखें मीच के लिख लिया करो कि इक्विलिब्रियम पर हर चेंज 0 होता है। ठीक है, यानी कंटेनर के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज, वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज होंगे ही नहीं, डेल्टा T भी 0। ठीक है, तो हर चीज थम सी गई लेकिन थमी हुई है फिर भी चल रही है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। हम इन इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कंटिन्यूअस बदल रहे हैं।
तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आ गया। फॉरवर्ड से जो चेंज हुआ बैकवर्ड ने उसको खत्म कर दिया। अब हम इसका मतलब अब ये ध्यान देना बेटा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी बताया, तो ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी इंटू आर टी, एक्टिव मास ऑफ डी इंटू आर टी, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू आर टी, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ बी इंटू आर टी लिख सकता हूं। मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव मास इंटू आर टी, ठीक है। अब अगर यहां पर देखो c की पावर कितनी है, m1, c की पावर क्या है, अगर c की पावर ये मैंने m1 पावर लगा दी, तो यहां पर ये m2 पावर है, ये n1 पावर है, ये n2 पावर है, ठीक है। तो यहां पर भी वही पावर आ जाएगी, m1 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 और n1 n2 n2 n1। तो अब अगर मैं, तो ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर, तो यहां पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, लेकिन m1 पावर है तो m1 लगा दिया। अब ध्यान दो, kp क्या होता है, हम kp का फॉर्मूला होता है, kp का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, केपी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पार्शियल प्रेशर को पी से ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर m1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर m2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर n1, पार्शियल प्रेशर ऑफ n2 की पावर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इसकी पावर n2। प्रोडक्ट हो गया ना, अब ये मैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में, अब अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर, ध्यान देना बेटा, अब मैं इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू डाल दूं, तो मैं इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू डाल रहा हूं, केपी, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं, इसकी वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा सी डी ए बी, ध्यान से देखो पावर क्या आ जाएगी, m1 m2 n1 n2 इंटू आरटी। मैंने क्या किया बेटा, इसको डायरेक्ट एक दो स्टेप, मतलब इनकी वैल्यू डाल रहा हूं, इसकी ये वाली वैल्यूज डाल रहा हूं यहां पर। अब मैंने आरटी कॉमन ले लिया, क्योंकि आरटी तो सर इन दोनों के साथ भी आरटी कॉमन है, तो मैं मैथमेटिकली ये लिख सकता हूं m1 प्लस m2 और इसको लिख सकता हूं n1 प्लस m2। तो क्या किया, अगर आप अगर बिगिनर हो, पहली बार पढ़ रहे हो, तो इन सब की वैल्यूज एक बार आप खुद ही रजिस्टर में लिख के डाल दो, डाल के और फिर आरटी कॉमन आ जाएगा, आरटी कॉमन आ जाएगा तो पावर प्लस में चली जाएगी। अब देखो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो ये तो हमारा केपी के फॉर्मूले में मैंने ये इसकी वैल्यू डाल के ये निकाल लिया, ठीक है। अब मैं केपी की वैल्यू क्या कर रहा हूं, केपी इक्वल्स टू केसी आरटी, और आरटी की पावर क्या है m1 प्लस, आरटी की पावर क्या है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। तो मैं अब ये आ गया, इसको ऊपर ले लिया, तो ये आ जाता है kp इक्वल्स टू kc आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, m1 प्लस m2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, n1 प्लस n2 क्या है, n1 प्लस n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो इसका मतलब डेल्टा एनजी क्या हो गया, डेल्टा एनजी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये केपी और केसी में रिलेशन आ गया, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी,
ठीक है, तो डेल्टा एन जी स्पेशली आप यही ध्यान रखना, ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लिए जाएंगे, ये हमेशा गैसेस के रेस्पेक्ट में लिए जाएंगे, सॉलिड कंसीडर नहीं होंगे इसमें, ठीक है। और अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स 2NH3। अब इस केस में डेल्टा N की वैल्यू निकालूं तो 2, ये गैस है बेटा सारे, और ये 4, तो डेल्टा NG की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 - 4 - 2। तो यहाँ Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc RT की पावर -2, ठीक है। इसी तरह से PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, तो यहां पर ये इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1 मोल PCl5 और 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2, 2 माइनस 1 मोल PCl5 प्लस 1, तो यहाँ Kp की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, Kc RT की पावर +1। इसका मतलब यहाँ पर Kc जब RT से मल्टीप्लाई होता है तब जाके Kp के बराबर आ जाता है, यानी यहाँ Kp की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी Kc से, क्योंकि Kc में जब RT को मल्टीप्लाई किया है तब जाके वो Kp के बराबर है। और ये -2 का मतलब तो ये हुआ Kp इक्वल्स टू Kc RT का स्क्वायर। अब RT का स्क्वायर है तो इसका मतलब Kc में जब RT के स्क्वायर का डिविडेशन हुआ, Kc को हमने डिवाइड किया RT स्क्वायर से, तब जाके वो Kp के बराबर हुआ। इसका मतलब यहाँ पर Kp कम है और Kc ज्यादा है, Kc की वैल्यू ज्यादा है, Kc को डिवाइड करते हैं तब जाके वो Kp के बराबर आ रहा है। तो जब डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव हो, ये ध्यान रखो बेटा, जब डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसी रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू कम होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर कम होगा और Kc की वैल्यू ज्यादा होगी। और जब डेल्टा Ng की वैल्यू किसी भी रिएक्शन में, ये वाली वैल्यू नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस केस के अंदर Kp की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। दूसरी बात हम करें, Kp और Kc की जो यूनिट्स होती है वो भी डेल्टा Ng पे डिपेंड करती है। तो जो Kp और Kc की यूनिट है, तो Kp की जो यूनिट लिखते हैं हम, Kp की जो पहले Kc ले लेते हैं। Kc की जो यूनिट होती है वो होती है मोल्स पर लीटर। क्या होती है, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा Ng, ठीक है, मोल्स पर, ठीक है। अब डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ क्या आ गई -2, तो इस रिएक्शन का जो Kc का जो यूनिट होगा मोल्स पर लीटर -2, ठीक है। और Kp की जो यूनिट होती है वो होती है बार ले लो या एटीएम ले लो की पावर डेल्टा Ng। तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए ये Kp और Kc की यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर अगर Kp और Kc की यूनिट ले लूं मैं, यहां पर मैं Kp और Kc की यूनिट ले लूं, तो Kc की यूनिट क्या होगी बच्चों, मोल पर लीटर की पावर +1, यानी मोल्स पर लीटर ही रही। इसी तरह से Kp यहां पर क्या आ जाएगा, Kp की यूनिट आ जाएगी बार की पावर +1 या एटमॉस्फेयर की पावर +1, ठीक है। फिर देखो बेटा आगे, यहां पर हम और आगे बात कर रहे हैं बेटा, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। अब इस केस में देख लो आप 2 मोल HI और 2 मोल ये, तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 2 0, तो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा Kp इक्वल्स टू Kc। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी वहां Kp और Kc की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। और Kp की यूनिट क्या आ जाएगी, बार की पावर डेल्टा Ng यानी 0, नो यूनिट। और Kc की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 0 यानी नो यूनिट। यानी Kp और Kc दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी, Kp इक्वल टू Kc होगा जहां डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर दूंगा, आयनिक पे चलेंगे, लेकिन मैं बीच में क्वेश्चन बहुत सारे कराने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, जैसे ये देखो 2Ag2O है, 2Ag2O है, ठीक है, 2Ag2O है और ये सॉलिड है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा 4Ag सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है। तो जब ये O2 गैस बन जाता है तो अब इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सॉलिड को कंसीडर कर लेते हैं, नहीं करना है सॉलिड को कंसीडर,
डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एनजी क्या, प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कितना है? 5 नहीं, गलत, ये लेना ही नहीं है, खाली ये लेना है 1 माइनस रिएक्टेंट कितना है? 1 नहीं, ये लेना ही नहीं है, सॉलिड है, तो कितना आ जाएगा? +1। इस केस के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू +1, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सॉलिड और लिक्विड इसमें कंसीडरेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ जाएगी, केपी इक्वल टू केसी आरटी आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर केसी की, और केपी की आ जाएगी बार +1, ठीक है। इसी तरह से कोई भी रिएक्शन हो तो ध्यान रखना उसमें आप सॉलिड को ही कंसीडर, सॉलिड और लिक्विड को कंसीडर नहीं करना है। डेल्टा एनजी का जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, एनपी माइनस एनआर कर रहे हो, तो एनपी में केवल गैसियस प्रोडक्ट लोगे और एनआर में केवल गैसियस रिएक्टेंट लोगे। अब मैंने यहां तक जो पढ़ाया उसकी कुछ मैं स्लाइड डिस्प्ले कर देता हूं। जिन स्टूडेंट को नोट्स बनाने हैं तो इन स्लाइड्स को पोस्ट करके और नोट्स बना ले वो, और बहुत अच्छी स्लाइड से समरी बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे लिखा हुआ है, देखो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। सही है, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, क्योंकि जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब होता है उसी स्पीड से रिएक्टेंट बनता है, और जिस स्पीड से प्रोडक्ट गायब होता है उसी स्पीड से प्रोडक्ट बनता है। तो ये आप पोस्ट कर लो, उसको रीड करते चलो। फिर मैंने ये लिख रखा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन सी होती है? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इसको पोस्ट करो, रीड करो, जिनको नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हो गए। रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हाँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। देखो, इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है और वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया ही, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन में डिस्कस कर चुका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। और केपी और केसी में रिलेशन मैंने बता दिया, होमोजेनियस रिएक्शन, हेटेरोजेनियस रिएक्शन, ठीक है। यहां मैंने बता दिया 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन, ये नोट कर लेना बेटा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। और 1 बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। और होमोजेनियस, और ये इसके बारे में, ये हेटेरोजेनियस रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ध्यान से देख लो बेटा। और एप्लीकेशन ऑफ, अब हम यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।